बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो लास्ट टॉपिक मुकम्मल किया था एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का, उसमें हमने सिलेबस के मुताबिक ईच एंड एवरी कंटेंट को डिस्कस किया और आखिर में हमने उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपको इसकी समझ भी आ गई होगी और एग्ज़ाम के लिहाज से इसकी प्रेपरेशन भी आपकी साथ साथ चल रही होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 8 है, जिसमें हमने जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग की बात करनी है। और बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम एक ही लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं। इस टॉपिक में हमने जो स्टार्ट लेना है, गो के पहला टॉपिक जो लिखा हुआ है वो कॉस्टिंग मेथड है। तो हम इसी कॉस्टिंग मेथड को पहले डिफाइन करते हैं कि कॉस्टिंग मेथड क्या होता है। और इससे पहले जो टॉपिक की जो प्रीएम्बल है या टॉपिक के लिहाज से जो चीज़ें हमने अपना प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करना है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड पे नहीं आऊंगा, बल्कि मैं पहले इस टॉपिक को कनेक्ट करूंगा कि ये सॉरी, ये टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसको कहाँ से पढ़ना ज़्यादा मुनासिब है, और फिर उसको कनेक्ट करते 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 मैं कॉस्टिंग मेथड पे आऊंगा। और कॉस्टिंग मेथड के बाद उसके बाद फिर मैं आपसे सॉरी, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग की बात करूंगा। ठीक है, चलें। तो सबसे पहले है, हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में जो हमने पढ़ने के लिहाज से जो अपना टॉपिक स्टार्ट लेना है, वो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कह लें या इसका एक ऑल्टरनेटिव लफ्ज है मैन्युफैक्चरिंग, ये कह लें, या इसका मजीद एक और लफ्ज है प्रोड्यूसिंग। प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करना, ये क्या होता है स्पेसिफिकली। इसकी डेफिनेशन तो बड़ी अच्छी और बड़ी जो है ना वो अच्छी से लफ्जों में लिखी हुई है कि प्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट such as raw material, labor, capital, and technology into the output, finished goods or services that satisfy the human needs and wants. It involves creating goods or providing services of value which can either be consumed directly or used as input for the further production. ये इसकी डेफिनेशन है। लेकिन मैं इसको बड़े सिंपल से वर्ड्स में, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए, मैं बड़े सिंपल से वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी एक चीज को एज ए इनपुट के तौर पर यूज करते हुए, एक चीज को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करते हुए उसके ऊपर फर्दर उसके ऊपर काम करते हैं, फर्दर काम करने के बाद उसको किसी और शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो जो शेप में कन्वर्ट करेंगे वो आपके लिए यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसका जो इस्तेमाल है वो फर्दर इस्तेमाल या तो एंड कंज्यूमर कर रहा होगा, या तो फिर कोई फैक्ट्री मजीद उसके ऊपर काम करके मजीद उसके ऊपर प्रोडक्शन कर रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी रॉ मटेरियल को लेके उसके ऊपर प्रोसेस करें, प्रोसेस करने के बाद जब उसको फिनिश गुड्स की सूरत में कन्वर्ट कर दें, तो ये जो सारे का सारा प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। जिस तरह डेफिनेशन में भी हमने ये जिक्र किया कि एक लफ्ज होता है इनपुट, दूसरा लफ्ज होता है प्रोसेस और तीसरा लफ्ज होता है आउटपुट। ये तीन चीजों का मजमुआ है। प्रोडक्शन जो है वो तीन चीजों का मजमुआ है कि हमने पहले इनपुट देनी है, फिर इसके ऊपर प्रोसेस करना है और फिर उसके बाद वो आउटपुट तैयार हो जाएगी। तो ये सारे के सारे जो तीनों के तीनों एलिमेंट हैं, ये किस चीज़ के एलिमेंट हैं, प्रोडक्शन के एलिमेंट है। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको जो है ना इसकी जल्दी समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरी एक जो है ना वो गारमेंट्स की फैक्ट्री है। मैं अपनी गारमेंट की फैक्ट्री के अंदर जो है वो क्या करता हूँ, मैं ट्राउज़र भी बनाता हूँ, मैं शर्ट्स भी बनाता हूँ और मैं इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें बनाता हूँ। ठीक है, तो मुझे अगर शर्ट बनानी है या ट्राउज़र बनाना है, तो इससे पहले, बनाने से पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल किस सूरत में होना चाहिए,
फैब्रिक की सूरत में रॉ मटेरियल होना चाहिए। फैब्रिक क्या है? एक कपड़े की सूरत में, एक जिस तरह कहते हैं ना कि क्लॉथ शीट की सूरत में मेरे पास जो है ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको मैं फर्दर प्रोसेस करके और फिर उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं। तो अगर मेरे पास मेरी गारमेंट फैक्ट्री है, मैंने कपड़ा खरीदा एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर, एज ए इनपुट के तौर पर, फिर मैंने उसकी कटिंग की। अगर फॉर एग्जांपल मैं शर्ट बना रहा हूँ तो उसकी मैं कटिंग करूंगा, कटिंग करके फिर उसके उसके ऊपर स्टिचिंग करूंगा। तो मैंने जो कटिंग की है और जो स्टिचिंग की है, इसको मैं क्या कहूंगा कि मैंने प्रोसेस किया है, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया है। और जिस वक्त मैं इसकी कटिंग कर लूंगा, स्टिचिंग कर लूंगा और उसको मैं रिफाइन कर लूंगा, और एक जो है ना वो यूजफुल फॉर्म में जब वो शर्ट की सूरत बन के निकल आएगी, तो उसको मैं क्या कहूंगा? आउटपुट कहूंगा। ठीक हो गया? तो ये तीन के तीन स्टेप्स जिस वक्त इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए, तो वो जो बनाने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्शन कहेंगे। ठीक हो गया? यहाँ पर आपको स्लाइड नजर आ रही होगी कि यहाँ पर लिखा हुआ है की एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के की एस्पेक्ट्स क्या हैं? तो मैंने बोल दिए हैं कि तीन किस्म के हैं, एक है इनपुट, दूसरा है प्रोसेस, और तीसरा है आउटपुट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वो कहता है कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन की तीन टाइप्स हैं। प्रोडक्शन को तीन तरीके से जो है ना वो एक्सप्लेन किया जा सकता है, या प्रोडक्शन जो है ना वो तीन सूरतों में हमेशा नजर आएगी। या तो उसको हम प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं, या उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्शन कहते हैं, और या तो फिर तीसरी किस्म होती है टर्शरी प्रोडक्शन। टर्शरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन से क्या मुराद है? प्राइमरी प्रोडक्शन से मुराद ये है कि बिल्कुल पुराने दौर में प्रोडक्शन किस चीज की हुआ करती थी। हम पुराने दौर में सिंपली जमीन के नीचे से चीजों को निकाल करके बेचा करते थे। जैसे मैं उसको एक्सट्रैक्शन कह सकता हूँ, उसको मैं क्या कह सकता हूँ? इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कह सकता हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज जो है, कुदरती वसाइल जो है ना, जब जमीन के नीचे से निकालते हैं, तो वो जो नीचे से निकाल करके फिर बेचने का जो अमल है, उसको मैं क्या कहूँगा? प्राइमरी प्रोडक्शन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कुदरत के दिए हुए वसाइल को जब हम एक्सट्रैक्ट कर करके निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसको फिर उसके बाद किसी को बेच देते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी प्रोडक्शन। पुराने दौर में ऐसे ही हुआ करता था। ठीक है? और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? फार्मिंग है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है। तो जब कभी भी फार्मिंग की बात करेंगे तो हम कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन है, जब कभी फिशिंग की बात करेंगे तो हम कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन है, फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, माइनिंग की बात करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी? प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाएगी। सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्शन ये वो प्रोडक्शन है जो कि आजकल के दौर में जो है ना वो आमतौर पर दिखाई देती है। जैसे किसी भी चीज को बनाना, जैसे लिखा हुआ है कि रेफर्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स। तो वो कहता है कि जिस तरह आजकल फैक्ट्रियों के अंदर मशीनरी के जरिए जब चीजें जो है ना वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्शन कहते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्शन की एग्जांपल्स क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कार, रिफाइनिंग द क्रूड ऑयल, प्रोड्यूसिंग स्टील। वो कहते हैं कि जब हम कारें बनाते हैं तो वो सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाएगी। जब हम ऑयल निकाल लिया है, ऑयल जब निकालना था तो उसको हम क्या कहते थे? प्राइमरी प्रोडक्शन कहते थे। जब ऑयल निकाल चुके, जब इसको रिफाइन करेंगे, दोबारा यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस करेंगे, तो ये जो प्रोसेस करना है ये आपकी सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाएगा। और इसी तरीके से हम कोई भी चीज, प्रोड्यूसिंग स्टील, कोई लोहे से चीजें बनाते हैं, पहले पहले जो है ना वो लोहे को जो है ना वो पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद फिर उसके जरिए उसको मोल्ड करके कोई चीज बनाते हैं, तो वो क्या, कौन सी प्रोडक्शन कहलाएगी? सेकेंडरी प्रोडक्शन कहेगी। अब मैं आपको डिस्टिंग्विश करके बता देता हूँ कि प्राइमरी प्रोडक्शन में और सेकेंडरी प्रोडक्शन में क्या फर्क है। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब ये है कि ये उस वक्त की प्रोडक्शन है जिस वक्त मशीनरियां और इस तरह की चीजें जो हैं वो शाज़ व नादिर पाई जाती थी, और सिर्फ कुदरती वसाइल के जरिए ही हम चीज़ों को जो है ना वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके और उसको हम बेच के और अपना जो है ना वो गुजर बसर किया करते थे। ठीक है? लेकिन जिस वक्त थोड़ा सा मॉडर्न दौर आया, मशीनरी आ गई, मशीनरी को मजीद इस्तेमाल करके फिर हमने और बहुत सारी चीजें जो है ना वो बनाना शुरू कर दी। अब हम एक्सट्रैक्शन का काम नहीं करेंगे, अब हम जमीन के ऊपर जो है वो चीजें जो यूजफुल हैं उनको बनाने का काम करेंगे, तो वो सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाएगी। और तीसरी किस्म की प्रोडक्शन है टर्शरी प्रोडक्शन। टर्शरी प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हम सर्विसेज दे करके जब किसी
की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं और उसके बदले में पैसा कमाते हैं, तो उसको हम टर्शियरी प्रोडक्शन कहेंगे। और ये वाली जो किस्म है प्रोडक्शन की, वो क्या हो सकती है? इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इंस्टेड ऑफ गुड्स, कि चीजें अब नहीं बनानी, अब हमने सर्विसेज देनी है। ठीक है, अब वो सर्विसेज क्या हो सकती हैं? एग्जाम्पल क्या है? हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिटेल, आईटी सर्विसेज। जितनी भी आईटी सर्विसेज हैं, जितनी भी रिटेल सर्विसेज हैं, एजुकेशन है और हेल्थ केयर है, ये सारी की सारी सर्विसेज हैं। तो जब जिस वक्त हम सर्विसेज देते हैं, तो ऐसी बिजनेस की ऐसी प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? टर्शरी प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। दो प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम से क्या मुराद है? कि प्रोडक्शन करने का तरीकेकार, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने का तरीकेकार, दो तरीकेकार है। सबसे पहला तरीकेकार ये है क्राफ्ट या ट्रेडिशनल सिस्टम। क्राफ्ट या ट्रेडिशनल सिस्टम से क्या मुराद है? उर्दू में क्राफ्ट से मुराद ये होता है दस्तकारी। जब कभी भी स्किल बेस्ड, लेबर बेस्ड कोई काम किया जाएगा, लेबर के जरिए कोई चीज प्रोड्यूस करवाई जाएगी, मजदूरों के जरिए चीज प्रोड्यूस करवाई जाएगी, इंसानी स्किल्स के जरिए चीज प्रोड्यूस करवाई जाएगी, इंसान अपने हाथ से या अपने जहन से कोई भी चीज जो है ना वो बनाता है, प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे प्रोडक्शन के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम या क्राफ्ट प्रोडक्शन सिस्टम। जिस तरह वो बता रहा है कि बेस्ड ऑन द स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप, और फिर वो कहता है सूटेबल फॉर द लो स्केल कस्टमाइज प्रोडक्शन। वो कहता है कि जब हमें थोड़े लेवल के ऊपर कोई चीज प्रोड्यूस करनी होती है, तो हम इंसानी हाथ से जिसको चीज प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको हम ट्रेडिशनल सिस्टम प्रोडक्शन कहेंगे या क्राफ्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट उस पर बात करते हैं कि दूसरा दूसरा मेथड है फैक्ट्री सिस्टम। जब हमें ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए होती है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन चाहिए होती है, तो फिर हम इंसानों के जरिए चीज प्रोड्यूस नहीं करते, हम मशीनरी का इस्तेमाल करके चीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब कभी भी मशीनरी का इस्तेमाल करके या प्लांट का इस्तेमाल करके जब कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर वो कौन सी प्रोडक्शन का सिस्टम कहलाएगा? फैक्ट्री सिस्टम कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो सिस्टम हैं, एक इंसानी हाथ के जरिए प्रोडक्शन करना और एक मशीनरी के जरिए प्रोडक्शन करना। मशीनरी के जरिए प्रोडक्शन को फैक्ट्री सिस्टम भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की टाइप्स क्या हैं? बेसिकली तो प्रोडक्शन की जो है वो तीन टाइप्स है। हम इन्हीं तीन टाइप्स को ही जो है ना अपने टॉपिक के अंदर शामिल करेंगे, और इन्हीं तीन टाइप्स के लिहाज से ही हमने जो है वो आगे कॉस्टिंग सिस्टम को जो है ना वो पढ़ना है। और आगे जब कॉस्टिंग सिस्टम आएगा, तो फिर उसके लिहाज से कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या है। जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन क्या है? जॉब प्रोडक्शन का मतलब ये है sorry, producing a single product or a small batch of product to meet the specific customer requirements। वो कहता है कि थोड़े लेवल के ऊपर छोटी क्वांटिटीज में जिस वक्त माल प्रोड्यूस किया जाता है, या छोटी क्वांटिटीज में जो है ना वो गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोड्यूस की जाती हैं, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक प्रोड्यूस की जाती हैं, तो ऐसे प्रोडक्शन की टाइप को हम क्या कहते हैं? जॉब प्रोडक्शन। मींस कि एक कस्टमर आया, उसने हमें कहा कि मुझे जो है ना वो इतने यूनिट्स जो है ना वो बना दें, और ये स्पेसिफिकेशन है। आपने अपनी मर्जी से चीज प्रोड्यूस नहीं करनी, कस्टमर की मर्जी से चीज प्रोड्यूस करनी है। तो जब कस्टमर की मर्जी के मुताबिक चीज प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? जॉब प्रोडक्शन कहेंगे। उसकी फीचर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ईच प्रोडक्ट इज यूनिक। जो कस्टमर आएगा और वो कहेगा कि मुझे इस तरह की जो है ना वो चीज बना दे, तो वो यूनिक होगी, उसके पहले से हमने नहीं बनाई होगी। ठीक है। हाई कस्टमाइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कस्टमर की जो है ना वो मर्जी के मुताबिक होगी, तो उसको कस्टमाइजेशन कहते हैं। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जिस तरह कहेगा वैसे हम बना देंगे, तो इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। और आखिर में क्या है कि लेबर इंटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। वो कहता है कि जो जॉब प्रोडक्शन का जो तरीकेकार होता है, वो लेबर इंटेंसिव ज्यादा होता है। मींस कि इंसानी हाथ या इंसानी जहन से जब कोई चीज बनाई जा रही होती है, तो वो लेबर इंटेंसिव कहेगी। ठीक है। अच्छा, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? कस्टम फर्नीचर। कस्टम फर्नीचर का मतलब ये है कि जिस तरह कस्टमर कहेगा
वैसा हम फर्नीचर उसको बना देंगे। अगर वो कहेगा कि जी सिंगल बेड बना दे तो हम उसको सिंगल बेड बना देंगे, अगर वो कहेगा डबल बेड बना दे तो हम उसको डबल बेड बना देंगे, अगर वो कहेगा कि तीन कुर्सियां बना दें और इस शक्ल की कुर्सियां हों तो वो हम उसकी मर्जी के मुताबिक तीन कुर्सियां बना देंगे, वो कहेगा इकट्ठी बना दें हम उसको इकट्ठी बना के दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कस्टम फर्नीचर से मुराद ये है कि जैसा कस्टमर चाहेगा वैसी उसकी मर्जी के मुताबिक बना देंगे। तो वो जो प्रोडक्शन का जो सिस्टम होगा, जो उसको हम क्या कहेंगे, टाइप्स के लिहाज से जो प्रोडक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे, जॉब प्रोडक्शन कहेंगे। मजीद इसकी एग्जांपल्स है, टेलर्ड क्लोथिंग, दर्जी के पास जाते हैं कुछ लोग जो है वो, जब अपनी शलवार कमीज सिलाते हैं या पैंट शर्ट सिलवाते हैं तो क्या करते हैं, उनको बता देते हैं कि जी मेरी शलवार का जो है ना वो नाप इतना रखना, मेरी शलवार जो है ना वो पटियाला स्टाइल की हो, मेरी शलवार जो है वो लंबे स्टाइल की हो, मेरी शलवार जो है ना वो पजामा स्टाइल हो। तो जिस तरीके से वो कहेगा वैसे ही हम उसको बना देंगे। तो जब उसको बना देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, टेलर्ड क्लोथिंग कहेंगे। ठीक है। और आखिर में क्या है, हैंडमेड ज्वेलरी के जब कभी भी किसी भी सराफ के पास जाते हैं, जब कभी भी किसी ज्वेलर के पास जाते हैं और हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो ज्वेलरी बनवाता है, तो जो भी कोई कस्टमर आएगा वो यूनिक होगा। हर बंदा अपनी मेंटेलिटी के मुताबिक चीज प्रोड्यूस करवाएगा, मेंटेलिटी के मुताबिक जो है ना वो चीज को बनाने का ऑर्डर करेगा। तो जब कभी भी हर बंदे का ऑर्डर मुख्तलिफ होगा तो मुख्तलिफ होने का जो मतलब है या मुख्तलिफ होने की जो प्रोडक्शन का जो टाइप है उसको हम क्या कहेंगे, जॉब प्रोडक्शन। चलें जी, दूसरी प्रोडक्शन की दूसरी टाइप क्या है, बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन बड़ा सिंपल है। बैच प्रोडक्शन का मतलब ये है कि खास क्वांटिटीज के अंदर जिस वक्त चीज प्रोड्यूस की जाती है तो उसको हम बैच प्रोडक्शन कहते हैं। बैच का मतलब भी यही है कि जी 100 यूनिट बना देते हैं, 200 यूनिट बना देते हैं। तो जब कभी भी हम फैक्ट्री के तौर पर जब हम 100 यूनिट अलहदा बनाएंगे, 100 यूनिट उसके बाद अलहदा बनाएंगे और 100 यूनिट उसके बाद अलहदा बनाएंगे, हर दफा 100 यूनिट बना रहे हैं, हर दफा 100 यूनिट पैदा करने को हम क्या कहेंगे, बैच प्रोडक्शन कहेंगे। और आमतौर पर जो बैच प्रोडक्शन है उसकी फीचर्स क्या होती हैं, लिखता है कि यूजफुल फॉर द प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज गुड्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज। देखिए वो खुद कह रहा है कि जब स्मॉलर क्वांटिटीज में चीज प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम बैच प्रोडक्शन कहेंगे। दूसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कंपेयर टू द जॉब प्रोडक्शन। वो कहता है कि जॉब प्रोडक्शन में तो जो है ना वो एक या दो यूनिट बनाए जाते हैं, लेकिन बैच प्रोडक्शन में क्या होता है, इससे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए जाते हैं। तो फिर क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाता है। जितने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा जो है ना वो कम खर्च आएगा, जब कम खर्च आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहेंगे। तीसरा फीचर ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द वैरायटी इन प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन की वैरायटी जो है ना वो काफी आ जाती है और उसकी वैरायटी के अंदर काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है। तो ये भी उसका फीचर है। और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, बेक्ड गुड्स लाइक ब्रेड और कुकीज। जब कभी भी हम कुकीज बनाते हैं, जब कभी भी हम ब्रेड बनाते हैं तो उसके एक बैच की सूरत में बनाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, एक मैं बेकरी की एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो बेकरी, जिस बेकरी की हम बात कर रहे हैं या जिस बेकरी के अंदर हम काम कर रहे हैं, उस बेकरी के अंदर एक वक्त में जो है वो 100 ब्रेड बन सकती हैं। ठीक है। तो जब 100 ब्रेड बनेगी तो 100 जो है ना वो उसके ऐसे समझ लें कि सांचे, सांचों में डाल देंगे, उसके अंदर जो है ना वो आटा भी डाल देंगे, उसके अंदर चीनी भी डाल देंगे, उसके अंदर मुख्तलिफ जो चीजें डलती हैं बेकरी में वो डाल देंगे। और एक वक्त में अगर 100 ब्रेड बनती हैं तो 100 ब्रेड को हम क्या कहेंगे, बैच प्रोडक्शन कहेंगे। फिर दोबारा जब बन के वो खाली हो जाएंगे, वो सांचा खाली हो जाएगा, वो डब्बा खाली हो जाएगा जिसके अंदर बन रही है, जब वो खाली हो जाएगा दोबारा उसके अंदर 100 बना देंगे, फिर दोबारा वो खाली हो जाएगा, फिर दोबारा 100 बना लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हर दफा कितने यूनिट बना रहे हैं, 100 यूनिट बना रहे हैं, और 100 यूनिट बनाने को हम क्या कहेंगे, बैच प्रोडक्शन कहेंगे। ठीक हो गया। और इसकी एग्जांपल जो है वो बैच प्रोडक्शन की एग्जांपल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लिहाज से भी है। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी भी फार्मेसी से कोई इंजेक्शन खरीदने जाते हैं या कोई टैबलेट खरीदने जाते हैं तो उस टैबलेट के डिब्बे के बाहर जो है वो बैच नंबर लिखा होता है। वो बैच नंबर का क्या मतलब होता है, वो बैच नंबर का मतलब ये होता है कि ये वाला जो इंजेक्शन है ये 100 100 की क्वांटिटीज में, 200 200 की क्वांटिटीज में, 300 300 की क्वांटिटीज में बना है। वो जो इतनी क्वांटिटीज में बना है उसी को ही हम बैच प्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है।
ये वाला जो इंजेक्शन है इसका बैच नंबर ये है, इस इंजेक्शन का बैच नंबर ये है, इस टैबलेट का बैच नंबर ये है। वो जो बैच नंबर होते हैं उसका मतलब यही होता है कि ये जो चीज़ बनी है अपने बैच नंबर के तहत इतनी क्वांटिटीज में बनी है, ठीक है, ताकि उसको हम ट्रेस आउट कर सकें कि हमने कितने जो है ना वो इंजेक्शन बनाए हैं, कितने टैबलेट्स बनाई हैं। और तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल है क्लोथिंग प्रोडक्शन इन अ लिमिटेड साइज और स्टाइल। अब आप जरा थोड़ा सा और इसके एग्जाम्पल को सुने कि आपने कभी देखा होगा कि जो जूता बनाने वाली फैक्ट्रियां होती हैं, वो जूता बनाने वाली फैक्ट्रियां सिर्फ एक ही साइज का जूता नहीं बनाती। वो बच्चों के लिए भी बनाती हैं, वो बड़ों के लिए भी बनाती हैं, वो मिडिल एज वाले लोगों के लिए भी बनाती हैं, ठीक है। जो बच्चा होगा उसका जो साइज होगा जूते का वो मुख्तलिफ होगा, जो मिडिल एज का बंदा होगा उसकी जूते का साइज मुख्तलिफ होगा, जो बड़ी एज का इंसान होगा उसकी साइज मुख्तलिफ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कह दूं थोड़ी देर के लिए कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर की जो है ना वो जूते बन रहे हैं, तो हर दफा 1 नंबर की जब प्रोडक्शन की जाएगी, मसलन 6 नंबर के जूते की प्रोडक्शन की जा रही है, तो वो 6 नंबर एक वक्त में छह छह नंबर बन रहा होगा, दूसरे वक्त में 8 नंबर बन रहा होगा, तीसरे वक्त में 10 नंबर बन रहा होगा। तो हर नंबर का जब जूता बन रहा होगा तो एक खास तादाद में बनेगा। तो वो खास तादाद में जब बनेगा उसी तादाद में उस प्रोडक्शन को क्या कहेंगे, बैच प्रोडक्शन कहेंगे। ठीक हो गया। तीसरा और आखिरी टाइप ऑफ प्रोडक्शन वो है कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन। कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन जो है ना वो बिल्कुल जॉब प्रोडक्शन के उलट है। जॉब प्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि एक कस्टमर आया, उसने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो ऑर्डर दिया और कहा कि इस तरीके की ज्वेलरी आप बना दें, इस तरीके के आप जो है वो तरीके से आप जो है ना वो केक बना दें। वो अपनी मर्जी से आएगा, कस्टमर कस्टमाइज ऑर्डर प्लेस करेगा और हम उसकी मर्जी के मुताबिक चीज बना देंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन में बड़े लेवल के ऊपर प्रोडक्शन होती है, मैस प्रोडक्शन होती है, बिग क्वांटिटीज में प्रोडक्शन होती है। और इसमें खास तौर पर वो जो चीज प्रोड्यूस की जा रही होती है वो फैक्ट्री की नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बन रही होती है। फैक्ट्री की जो है वो सोच के तहत बन रही होती है। और एक जो है वो यूनिफॉर्म टाइप चीजें बन रही होती हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि जिस वक्त फॉर एग्जांपल मैं एक स्पिनिंग फैक्ट्री की बात करता हूँ, स्पिनिंग मिल की बात करता हूँ, तो स्पिनिंग मिल के अंदर जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्शन हो रही होती है। और कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन की एग्जांपल ये है कि वो फैक्ट्री या वो स्पिनिंग मिल या वो धागा बनाने वाली जो मिल है वो 24 घंटे काम करती है और साल में 365 दिन काम करती है। जब वो मुसलसल काम कर रही होती है, मुसलसल प्रोडक्शन कर रही होती है, तो मुसलसल प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रोसेस प्रोडक्शन। कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन भी कह सकते हैं इसको, हम प्रोसेस प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो यहां पे ये बात याद रखनी है कि जब फैक्ट्री की मर्जी के मुताबिक चीज बन रही होगी तो वो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन कहलाएगी और प्रोसेस प्रोडक्शन कहलाएगी या मैस प्रोडक्शन कहलाएगी। लेकिन जिस वक्त कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज बन रही होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? जॉब प्रोडक्शन कहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के उलट है। ठीक हो गया। मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन की तरफ आता हूं। वो कहता है कि सिमिलर टू द मैस प्रोडक्शन बट फोकस ऑन द नॉन स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। वो कहता है कि नॉन स्टॉप बन रही होती है चीजें। अगर 24 घंटे काम कर रहे हैं और 24 घंटे जो है ना वो धागा बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर 8-8 घंटे की जो है ना वो शिफ्ट हो तो एक दिन के अंदर कितनी शिफ्टें काम करती हैं? 3 शिफ्टें काम करती हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये हो कि अगर पूरे का पूरा साल जो है ना अगर वो काम करती हैं तो देखें इसको जरा कैलकुलेट कर लें कि कितनी शिफ्टें जो है ना वो काम करेंगी और बिल्कुल फैक्ट्री बंद नहीं होगी। एक शिफ्ट ने काम किया, मुकम्मल किया, 8 घंटे काम मुकम्मल किया, प्रोडक्शन की, वो लोग वापस चले जाएंगे, उनकी जगह पे नई शिफ्ट आ जाएगी। वो लोग काम करेंगे लेकिन फैक्ट्री बंद नहीं होगी, फैक्ट्री जो है ना वो चलती रह जाएगी। तो फैक्ट्री जब चलती रह जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन कहते हैं या मैस प्रोडक्शन कहते हैं, या फिर उसको हम नॉन स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं? फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है, मशीनरी काम कर रही है, यहाँ पर मशीनरी जो है ना वो चीज प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं? ऑपरेट 24/7। वो कहते हैं कि 24 घंटे काम होता है, पूरे 7 दिन काम होता है, विद मिनिमम इंटरप्शन। कि वो मिनिमम इंटरप्शन के साथ जो है ना वो रुकती नहीं है फैक्ट्री। हाँ, कभी शाज़ नादिर कभी ऐसे होता है कि जी मशीनरी टूट फूट का शिकार हो जाती है या किसी भी लिहाज से ब्रेक डाउन आ जाता है या बिजली चली जाती है, तो उस वजह से जो है ना वो रुकेगी, अदरवाइज नहीं रुकेगी। बल्कि अब तो जो है ना फैक्ट्रीज ने, बड़े बड़े इदारों ने जो है ना वो अपना
पावर जनरेशन सिस्टम भी साथ साथ ही बना लिया है कि अगर पफावडा की अगर बिजली चली भी जाती है या फिर मुल्की लेवल की नेशनल लेवल की बिजली चली भी जाती है, तो वो अपना पावर स्टेशन बना करके अपनी ही जो है वो बिजली के जरिए अपनी फैक्ट्री को चला रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि फैक्ट्री बंद हो जाए, रुक जाए, प्रोडक्शन रुक जाए। ठीक है। और तीसरी फीचर ये कि एक्सट्रीमली हाई एफिशिएंसी बट लो फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब देखें जरा, थोड़ा सा फर्क सुन लें कि जॉब प्रोडक्शन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसा कस्टमर कहेगा वैसी चीज बनेगी। लेकिन कंटिन्यूस प्रोडक्शन में क्या है, कम फ्लेक्सिबिलिटी है और एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। एफिशिएंसी मींस कि एक घंटे के अंदर जो है ना वो हजारों यूनिट्स बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन जॉब प्रोडक्शन में क्या है, जो इसका उलट है, उसमें एक एक यूनिट बनाना है, वो कस्टमर की नीड के मुताबिक बनाना है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एफिशिएंसी चाहिए होती है, यहाँ पर जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए होती हैं, यहाँ पर जो है ना लो फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, ऑयल रिफाइनिंग, सारा दिन ऑयल रिफाइन होता रहेगा, रुकेगी नहीं, मिल रुकेगी नहीं, मशीनरी रुकेगी नहीं। स्टील प्रोडक्शन हो रही है, लोहा बन रहा है, ठीक है, टीआर बन रहे हैं, बड़े बड़े गार्डर बन रहे हैं, बड़े बड़े जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो सरिया बन रहा है। तो क्या है, वो मुसलसल बन रहा है, फैक्ट्री रुकेगी नहीं, मशीनरी रुकेगी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली बन रही है, सारा दिन बन रही है, 24 घंटे बन रही है, 7 घंटे बन रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन कहेंगे। चले, फिर क्या है, टाइप ऑफ प्रोडक्शन वर्सेस कॉस्टिंग। वो कहता है कि कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम जो है या कौन सा प्रोडक्शन की टाइप जो है ना उसके लिहाज से कौन सा कॉस्टिंग मेथड अप्लाई होगा। अब हम ये अकाउंटिंग की तरफ आ गए हैं। पहले सारी की सारी हमारी थ्योरेटिकल डिस्कशन थी, हमने ये देखा कि जी प्रोडक्शन क्या होती है, उसके सिस्टम्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्शन की जो टाइप्स हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं, कौन कौन सी, जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन। वो कहता है कि जॉब प्रोडक्शन के लिहाज से कौन सा मेथड अप्लाई होगा, कॉस्टिंग का मेथड कौन सा अप्लाई होगा, बैच प्रोडक्शन के लिहाज से कौन सा कॉस्टिंग मेथड अप्लाई होगा, और कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन के लिहाज से कौन सा कॉस्टिंग मेथड अप्लाई होगा। मैं कॉस्टिंग मेथड को अप्लाई करने से पहले पहले ये बता देता हूं आपको कि कॉस्टिंग मेथड क्या हो। तो ये बात बड़े आसानी से, बड़े आसान से लफ्जों में सुन लें कि एक ऐसा मेथड जिसमें किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, उस मेथड को हम कॉस्टिंग मेथड कहते हैं। किसी भी चीज को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के ऊपर पैसे हमारे खर्च होंगे, मटेरियल खर्च होगा, लेबर खर्च होगी, एफएच खर्च होंगे, ये सारे के सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। इन पैसों के खर्च होने के बाद इनको कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो सिस्टम होता है उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्टिंग मेथड कहेंगे। ठीक हो गया कि हमने उसके ऊपर, उस प्रोडक्शन के ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं, जो पैसे खर्च किए हैं उसको कैलकुलेट करने के नाम को हम क्या कहेंगे, कॉस्टिंग मेथड कहेंगे। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मैंने लिख कर दिया हुआ है, यहाँ पर के लिहाज से कौन सा कॉस्टिंग मेथड यूज होता है, जॉब कॉस्टिंग मेथड कहलाता है। जॉब प्रोडक्शन होगी, जॉब कॉस्टिंग मेथड होगा। ठीक है। ये देखिए, बैच प्रोडक्शन होगी, बैच कॉस्टिंग मेथड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन मेथड होगा उसी के मुताबिक ही उसका कॉस्टिंग मेथड होगा। अगर जॉब प्रोडक्शन है तो जॉब कॉस्टिंग मेथड कहलाएगा, अगर बैच प्रोडक्शन है तो बैच कॉस्टिंग मेथड कहलाएगा। और तीसरा और आखिरी कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन को हम प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड के जरिए प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जब कभी भी जो है ना वो कोई भी चीज प्रोड्यूस की जाती है, जिस प्रोडक्शन मेथड के तहत कैलकुलेट की जाती है, उसी प्रोडक्शन मेथड के तहत ही उसका अपना जो है ना वो कॉस्टिंग का मेथड होगा। उसका जो कॉस्टिंग मेथड होगा वही हमने डिस्कस करना है, और हमारे सिलेबस के लिहाज से जो पहला पहला पॉइंट है वो कॉस्टिंग मेथड ही है। तो चलें इसके ऊपर हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद हम मजीद टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। वो कहता है कि द पोर्शन गिव क्लैरिफिकेशन अबाउट विच कॉस्टिंग मेथड विल बी यूज फॉर प्रोडक्शन मेथड कंपनी फॉलोइंग। वो कहता है कि जी कौन सी प्रोडक्शन मेथड के तहत कौन सा जो है ना वो कॉस्टिंग का मेथड अप्लाई होगा, इसके बारे में हम क्लैरिफिकेशन लेंगे। चले, तो सबसे पहला क्या है, जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन के लिहाज से कौन सा मेथड अप्लाई होगा, कॉस्टिंग के लिहाज से जॉब कॉस्टिंग मेथड अप्लाई होगा। इसको हम जॉब कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मेथड यूज्ड, ये दोबारा लिख भी दिया है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या है जॉब कॉस्टिंग। आज कुछ गला खराब लग रहा है और बार बार बोलने से जो है ना वो खांसी हो रही है, तो मैं उसके लिए जो है ना वो एक्सक्यूज करता हूँ, आपको ये थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा।
और इंशाल्लाह हमारा ये काम स्मूथली हो जाएगा। वो कहता है कि जी जॉब कॉस्टिंग मेथड का मतलब क्या है। वो कहता है कि कॉस्ट आर असाइंड टू अ स्पेसिफिक जॉब और प्रोजेक्ट बिकॉज ईच जॉब इज यूनिक। वो कहता है कि हर जॉब या हर प्रोजेक्ट जो है ना वो यूनिक है, इसलिए उसकी कॉस्ट जो है ना वो उसको उसके मुताबिक असाइन की जाती है। वो कहते हैं हाउ इट वर्क्स। वो कहता है कि जी ईच जॉब और ऑर्डर इज ट्रीटेड एज ए डिस्टिंक्ट एंटिटी। हम हर ऑर्डर को जो है ना डिस्टिंक्ट समझेंगे। जाहिर है, एक बंदा आता है वो कहता है कि जी मुझे 10 जो है ना वो किलो मिठाई बना दें। एक बंदा आता है वो कहता है मुझे 1 किलो मिठाई बना दें। कोई आता है मुझे जो है ना आधा किलो बना दें। तो हर और और जो वो कहना चाह रहा है ना कि जो 10 किलो वाला है वो कह रहा है कि जी मुझे जो है ना वो रसगुल्ले बना दें। दूसरा आया है वो कहता है कि जी मुझे 1 किलो मिठाई बना दें। वो कहता है मुझे जो है ना बर्फी बना दें। तो ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जब बनवाएंगे और मुख्तलिफ जो है ना वो तरीकों से बनवाएंगे। एक आता है वो कहता है कि जी मीठा कम डालना है, एक आता है वो कहता है कि जी मीठा ज़्यादा डालना है, एक आता है वो कहता है कि जी इसके अंदर इलायची डाल दें। तो हर बंदा जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ें बनवा रहा है और मुख्तलिफ तरीके से बनवा रहा है। तो उसको हम फिर उसी का नाम देंगे ना, जॉब प्रोडक्शन कहेंगे। और जॉब प्रोडक्शन के लिहाज से वो क्या कहना चाह रहा है कि ईच जॉब और ऑर्डर इज ट्रीटेड एज ए डिस्टिंक्ट एंटिटी। हर कस्टमर को या हर उसके ऑर्डर को जो है ना वो हमने डिस्टिंक्ट समझना है, मुख्तलिफ समझना है। ठीक हो गया। इसी तरीके से उसकी कॉस्ट क्या होगी, डायरेक्ट कॉस्ट होगी, हम पहले पढ़ चुके हैं। मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। आर स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड फॉर ईच जॉब। हर जॉब के लिए जो है ना उसकी मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जो है ना वो रिकॉर्ड करेंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, जिसको हम ओवरहेड्स कहते हैं, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड्स कहते हैं। आर एलोकेटेड टू द जॉब यूजिंग प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट। ये बात याद रखनी है आपने, ये वाली लाइन आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। वो कहता है कि जो आपने एफ जॉब को लगाने हैं, जॉब को चार्ज करने हैं, वो प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट के POR कह लें या फिर इसके उसे क्या कहते हैं हम, OAR। प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट को क्या कहते हैं, OAR, ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट। तो ये बात अब आपको याद आ गई होगी कि जब FOH हम अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर शामिल करेंगे तो वो OAR के जरिए करेंगे। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। कहता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिंग कस्टम बिल्ट हाउस और ब्रिज। कहता है कि जी हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक मकान बनवाएगा। तो कोई बड़ा मकान बनवाएगा, कोई छोटा मकान बनवाएगा, कोई कहेगा मुझे इतने कमरे का मकान बना दे, कोई कहेगा इतने कमरे का मकान बना दे, कोई कहेगा इतना बड़ा मकान बनाए। तो वो हर कस्टमर का जो ऑर्डर है वो मुख्तलिफ है और यूनिक है। तो उसकी कॉस्ट भी यूनिक ही होगी। जो कहता है छोटा मकान बना दे उसकी कॉस्ट भी कम होगी, जो कहता है बड़ा मकान बना दे उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम मटेरियल, लेबर और FOH तीनों को जो है ना वो उसी की ही जो है ना वो डिमांड के मुताबिक ही बनाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही बनाएंगे। ठीक है। और इसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया जा रहा है वो भी हर कस्टमर का अपनी ही नेचर का होता है। ठीक है। कुछ लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं अपने बिजनेस के लिए, कुछ लोग जो है ना सॉफ्टवेयर बनवाते हैं अपने पर्सनल जो है ना वो किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। तो हर बंदा जो है ना वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना वो सॉफ्टवेयर बनवाता है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। कोई कहता है कि जी सिर्फ कैश बुक बना दें, कोई कहता है कि जी सारे का सारा सॉफ्टवेयर बना दें जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सब चीज़ें जो है ना वो शामिल हों। कोई कहता है कि सिर्फ कैश को डील करने के लिए मुझे जो सॉफ्टवेयर बना दें। तो सारे के सारे लोग जब कभी भी बनवा रहे होते हैं तो सारे के सारा यूनिक कंसिडर किया जाता है। इसके फवाइद आप पढ़ लीजिएगा, इसके फायदे क्या क्या हैं। पेपर के लिहाज से भी आपको ये बड़ा अहम है आपके लिए कि अक्सर ऐसे होता है कि इसके एडवांटेजेस पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। प्रिसाइज कॉस्ट एलोकेशन फॉर द स्पेसिफिक जॉब, यूजफुल फॉर द आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिटेबिलिटी और द पर जॉब बेसिस। और इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। जी, चैलेंजेस कह लें या डिमेरिट्स कह लें, वो क्या क्या है।
कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू ट्रैक द कॉस्ट ऑफ द स्मार्ट जॉब। वो कहता है कि इसका सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कॉस्ट को जो है ना वो एलोकेट हम करते तो होते हैं, लेकिन इसको ट्रैक करना जो है ना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे जो है ना वो ऑर्डर्स आएंगे, हर ऑर्डर की अलग अलग कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग जो है ना वो प्रोसेस है। यही इसकी जो है ना एक ड्रॉबैक है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा जी। बैच प्रोडक्शन के लिहाज से बैच कॉस्टिंग है, ठीक है। और उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन है, जिसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग भी कहते हैं। बैच प्रोडक्शन क्या है कि कॉस्टिंग मेथड यूज्ड, कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, बैच कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाएगा। बट इट मींस, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड असाइंड टू अ बैच ऑफ प्रोडक्शन, के खास क्वांटिटीज के अंदर जब प्रोडक्शन करेंगे तो वो खास क्वांटिटीज के लिहाज से उसकी कॉस्टिंग करेंगे, और उसी को हम बैच कॉस्टिंग कहते हैं। रादर देन टू इंडिविजुअल आइटम्स, एक एक यूनिट की कॉस्टिंग नहीं करेंगे, हम बैच की कॉस्टिंग करेंगे। अगर 20 यूनिट बनाए हैं तो 20 यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, 100 यूनिट बनाए तो 100 यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। जब हम एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो आपकी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहलाएगी, या एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उसी की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहलाएगी। लेकिन जब कभी भी हम बैचेस की सूरत में प्रोडक्शन करेंगे तो बैचेस की सूरत में ही कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हम बैच कॉस्टिंग कहेंगे। हाउ इट वर्क्स, वो कहता है कि ये किस तरह जो है ना वो काम करता है, या किस तरह कैलकुलेट होती है। कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स आर एग्रीगेटेड फॉर एन एंटायर बैच। एक पूरे बैच की कॉस्ट को हम जो है ना वो इकट्ठा पिक कर लेंगे, और फिर क्या होगा, द टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द यूनिट्स इन द बैच टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट। वो कहता है कि पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, पूरे बैच की कॉस्ट को इक्विमुलेट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, और एक फिगर की सूरत में ले आएंगे, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे जितने हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किया। अगर 20 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 20 पे डिवाइड कर देंगे, अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 100 पे डिवाइड कर देंगे। जब इस तरह डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो फिर एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, प्रोड्यूसिंग 500 यूनिट्स ऑफ द सेम स्टाइल ऑफ शर्ट्स। वो कहता है कि 500 शर्टें बना रहे हैं, 500 शर्टों के सारे पैसे इकट्ठे कर दें। मटेरियल उसके ऊपर कितना लगा, लेबर कितनी लगी, एफर्ट्स कितने लगे, सारों को जमा कर दें। और जमा करके बैच ऑफ मेडिसिन प्रोड्यूस्ड इन वन मैन्युफैक्चरिंग रन। वो कहता है कि जी अगर दवाइयां बनाने का कोई बैच बनाया गया तो उसकी भी कॉस्ट को हम एक्यूमुलेट कर देंगे, और उसके फवाइद क्या हैं ये आप पढ़ेंगे। इकोनॉमिकल है और सिंपलर है, और जो सिंपलर देन द जॉब कॉस्टिंग। वो कहता है कि जॉब कॉस्टिंग के मुकाबले में जो है ना वो ज्यादा सिंपलर है, ज्यादा इकोनॉमिकल है, ज्यादा जो है ना वो पैसों की बचत करने के लिहाज से, ठीक है। अप्रोप्रिएट फॉर द सेमी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स है। और इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, लेस यूजफुल, कम इस्तेमाल होता है, इफ बैचेस हैव इनसिग्निफिकेंट वेरिएशन इन द कॉस्ट और क्वांटिटीज। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, द हार्डर टू एलोकेट कॉस्ट एक्यूरेटली इफ द ओवरहेड इज अनप्रेडिक्टेबल। वो कहता है कि जी अगर ओवरहेड जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल है, और आए दिन जो है ना इन्फ्लेशन हो रही है, तो उसको जो है ना वो अप्लाई करने के लिहाज से मुश्किल पेश आएगी। तीसरा मेथड है कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन। कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन का मतलब ये है कि मुसलसल जो है ना प्रोडक्शन हो रही है, और फैक्ट्री जो है ना मुसलसल चल रही है, और उसके लिहाज से जो कॉस्टिंग मेथड अप्लाई होगा उसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये किस तरह काम करता है, हाउ इट वर्क्स। वो कहता है कि कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड फॉर अ फिक्स पीरियड, एक खास टाइम पीरियड के लिए हम कॉस्ट को एक्यूमुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए, या एक साल के लिए, ठीक है। द प्रोसेस इज मॉनिटर्ड 24/7 to allocate the material, labor and overheads across thousands or millions of identical units। और उसके जरिए जितने भी यूनिट्स बनेंगे उसके लिहाज से उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। और ये जो मेथड है, प्रोसेस कॉस्टिंग का मेथड है, वो किस पे पे अप्लाई होता है, पेट्रोलियम और रिफाइनिंग पे होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे इस पे अप्लाई होता है। इसके फायदे क्या हैं, हाईली एफिशिएंट है, ठीक है, फॉर लार्ज स्केल कमोडिटीज इन प्रोडक्शन। और फिर वो कहता है कि इसके चैलेंजेस क्या हैं, रियलाइज ऑन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर जो है ना वो रियलाइज रिलाई नहीं कर सकते। सो स्मॉल फ्लक्चुएशन इन द कॉस्ट कैन सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट प्रॉफिट। और एक छोटी सी जो है ना वो कॉस्ट में तब्दीली आपके बहुत बड़े प्रॉफिट में तब्दीली का बायस बन सकती है। तो चले हम इसकी न्यूमेरिकल जो है सॉल्व की तरफ जाएंगे। आज थ्योरेटिकल तौर पर तो हमने इतना करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।